हम स्टूडेंट्स देखेंगे कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का विजुअल पार्ट हम कैसे करेंगे। न्यूमेरिक पार्ट तो हमने लास्ट सेशन में देख लिया। अब हम डेटा की मदद से, इंफॉर्मेशन की मदद से तस्वीर हम कैसे बनाएंगे, एक ग्राफ या चार्ट कैसे बनाएंगे। यहाँ पे एक बात मैं बहुत ज़रूरी है तो आपको बताता चलूँ। जब हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास ग्राफ और चार्ट, ये दो वर्ड हैं, उनके मतलब बहुत हद तक मिलते जुलते हैं। शायद हमने कभी गौर भी नहीं किया कि ये दो मुख्तलिफ वर्ड हैं, एक ही जैसे वर्ड है और इनका यूजेज भी एक जैसा है। लेकिन जब हम एनालिटिक्स की बात करते हैं तो इनमें फ़र्क मौजूद है। यानी हम ग्राफ किसी और चीज़ को कह रहे हैं, चार्ट किसी और चीज़ को कह रहे हैं। बाय द वे कोई तीसरा नाम यहाँ पे मौजूद नहीं है, ग्राफ इस्तेमाल होता है या चार्ट इस्तेमाल होता है। अच्छा, आपने पिछले सेशंस में ये देखा होगा कि हमारे पास वेरिएबल की कुछ टाइप्स होती हैं। कुछ वेरिएबल को हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स बोलते हैं, कुछ वेरिएबल को हम कैटेगोरिकल वेरिएबल बोलते हैं या क्वालिटेटिव वेरिएबल बोलते हैं। तो जब हमारे पास विजुअलाइजेशन, जब हमारे पास एक तस्वीर क्वांटिटेटिव वेरिएबल की हो तो उसके लिए हम ग्राफ का वर्ड यूज़ करते हैं। सिमिलरली जब हमारे पास एक तस्वीर या विजुअलाइजेशन एक कैटेगोरिकल वेरिएबल की हो या एक क्वालिटेटिव वेरिएबल की हो तो हम उसके लिए वर्ड चार्ट का यूज़ करते हैं। ये डिस्टिंक्शन थी। आप उम्मीद है कि हम जब आइंदा जब भी रेफ़र करेंगे ग्राफ को या चार्ट को तो हम हमेशा ये बात करेंगे, जब ग्राफ का वर्ड बोला जाएगा तो जिस वेरिएबल के लिए ये डेवलप किया गया है वो लाजमी तौर के ऊपर क्वांटिटेटिव होगा, और जब हम चार्ट का वर्ड यूज़ करेंगे तो लाजमी तौर के ऊपर जिस वेरिएबल के लिए डेवलप किया होगा वो क्वालिटेटिव नेचर का होगा, जिसको बाद में हमने नंबर में कैटेगोरिकल वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया होगा। एक ये बात थी। दूसरी बात जो बतानी यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल अगर मौजूद हैं उसके लिए ग्राफ या चार्ट बनेगा तो उसका ऑब्जेक्टिव रिलेशनशिप होगा। यानी जिन दो वेरिएबल के लिए या जिन दो से ज़्यादा वेरिएबल के लिए वो चार्ट या ग्राफ डेवलप हुआ है उनके दरमियान में आपस में क्या रिलेशन है। और जब हमारे पास ये ग्राफ या चार्ट किसी एक वेरिएबल के लिए बना होगा तो उसमें ऑब्जेक्टिव ये होगा कि उस वेरिएबल की इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। जब हम कंप्यूटर के ऊपर हम इनको देखेंगे तो उसमें मेरी इस बात की ज़्यादा आपको समझ आ जाएगी। तो आइए हम कंप्यूटर पे चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे हम इन चीज़ों को एक्सेल की मदद से डेवलप करेंगे। स्टूडेंट्स, ये वही मेरे पास डेटाबेस है, कस्टमर डीबेस, और मैं इसमें से किसी एक वेरिएबल को चूज़ करके उसको कन्वर्ट करूँगा किसी तस्वीर में। अच्छा, यहाँ पे एक्सेल मुझे कुछ फीचर्स प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एज एक वेरिएबल है, मैंने इसकी कुछ वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर ली है। ये देखिए मैंने इसकी कुछ पहली 20 वैल्यूज़ को सिलेक्ट किया है, और यहाँ पे जो मेन्यू है इस मेन्यू में एक मेरे पास मेन्यू मौजूद है इंसर्ट का। ये बहुत सारे फीचर मौजूद हैं, इनमें से एक मेन्यू इंसर्ट का मौजूद है। तो इंसर्ट में मेरे पास ये चार्ट की मुख्तलिफ टाइप्स अवेलेबल है। पहली बात तो याद रखने वाली ये है कि चार्ट या ग्राफ जहाँ पे भी अवेलेबल हैं उस मेन्यू का नाम इंसर्ट है, किसी और जगह पे आपको ये ग्राफ नहीं मिलेंगे। तो इंसर्ट के मेन्यू में आपको ये ग्राफ मिलेंगे। दूसरी बात याद रखने वाली ये है कि एक तो एक्सेल हमें कुछ रिकमेंड करती है जो आम तौर के ऊपर लोग इस पर्टिकुलर वेरिएबल को चार्ट में या ग्राफ में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, और कुछ ये आपको कस्टमाइजेशन का देती है कि अगर आपको उसके रिकमेंडेड चार्ट पसंद नहीं है तो फिर आप उनमें से कोई और भी सिलेक्ट कर लें। हम इस वक्त इसको रिकमेंडेड चार्ट को क्लिक करते हैं, देखते हैं एक्सेल हमें क्या बता रही है। तो एक्सेल ने यहाँ पे हमें दो किस्म की इंफॉर्मेशन दी है। एक तो उसने बार्स यूज़ की हैं। बार इस वजह से कह रहा हूँ कि ये रेक्टेंगुलर स्टिक्स की तरह की चीज़ें हैं, इनको हम जो आमतौर पर टेक्निकल नाम यूज़ होता है उसके लिए बार यूज़ होते हैं। और बार चार्ट भी दो किस्म के यहाँ पे अवेलेबल हैं। एक बार चार्ट है जो वर्टिकल है और दूसरा बार चार्ट जो है वो हॉरिजेंटल है। फिर उसके बाद इसने हमें इंफॉर्मेशन दी है ये एक लाइन चार्ट की।
और लाइन चार्ट भी दो किस्म के हैं, एक में उसके स्पॉटेड हैं और एक हमारे पास अनस्पॉटेड लाइन चार्ट है। तो दिस ऑल डिपेंड्स ऑन मैटर ऑफ चॉइस। इसमें ये कहना कि ये ग्राफ गलत है और दूसरा ग्राफ सही है, ये बहुत मुश्किल है। ये सारे ही ग्राफ ठीक है एज के लिए, लेकिन हमें इसमें से क्या बार ग्राफ ज़्यादा बेहतर लग रहा है या लाइन चार्ट बेहतर लग रहा है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारी चॉइस पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, अगर हमने इनमें से कोई भी ग्राफ पसंद नहीं आया तो यहाँ पे दूसरी ऑप्शन ऑल चार्ट्स की है, इसको क्लिक किया तो अब एक्सेल में जितने भी ग्राफ्स या चार्ट्स मौजूद हैं उन सब की यहाँ पे एक लिस्ट हमारे सामने आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें से भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कौन सा ग्राफ या चार्ट पसंद करना है। ओके, ये तो एक बात थी। दूसरी बात, अभी थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस कर रहा था कि हर किस्म का ग्राफ हर किस्म के डेटा सेट के लिए ठीक नहीं होता। यहाँ पे आप अगर देखें तो मैंने सिर्फ एक वेरिएबल सेलेक्ट किया है, एज। उस एज के रेफरेंस से मैंने ग्राफ बनाना चाहे तो इसका अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था, जब एक वेरिएबल के रेफरेंस से कोई ग्राफ हम बनाते हैं तो हमने उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को देखना होता है, इंटरनल कन्फिग्रेशन को देखना होता है। लेकिन अगर मैं एक की बजाय यहाँ पे दो वेरिएबल सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पे मैंने इस जेंडर और एज, जिनको दो को मैंने सेलेक्ट किया है, उनके दरमियान में जो रिलेशनशिप है उसको फोकस करना है। सो मैं पहले फोकस वही करता हूँ कि मैंने एक वेरिएबल को सिलेक्ट किया है, इस एक वेरिएबल को सिलेक्ट करते वक्त मैंने इसकी इंटरनल कन्फिग्रेशन को देखना है। इंटरनल कन्फिग्रेशन में देखने के लिए मुझे इसकी कुछ क्लासेस, कुछ ग्रुप्स या कुछ सबसेट, ये तीन वर्ड मैंने बोले, ये तीनों वर्ड एनालिटिक्स की डोमेन में सिनोनिम है, एक जैसे मीनिंग्स है इसके। यानी हम इसको क्लासेस भी कह सकते हैं, हम इसको ग्रुप्स भी कह सकते हैं, हम इसको सबसेट भी कह सकते हैं। अच्छा जी, कौन से ग्रुप्स या सबसेट बनाएंगे? हम इसको नेक्स्ट शीट पे जाके इस एज के कुछ ग्रुप्स बना देते हैं। यानी हम बना लेंगे कि कुछ एजेस हैं जो 0 एज से लेकर 10 साल तक के लिए, कुछ ग्रुप्स जो हैं वो 11 साल से लेकर लेट्स से 25 ईयर्स की एज तक है, और जो तीसरा है वो 26 से लेकर हमारे पास लेट्स से जितने भी आगे मैक्सिमम 100 ईयर्स तक हमारे पास मौजूद है। ओके, अब हम एक्सेल की मदद से इसको कन्वर्ट करेंगे किसी ग्राफ में। वही हमने डेटा का बटन प्रेस किया, डेटा एनालिसिस में क्लिक किया। डेटा एनालिसिस में क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को क्लिक नहीं करेंगे, हम हिस्टोग्राम को क्लिक करेंगे। हिस्टोग्राम वो आइकन है या वो टूल है जो हमें हेल्प करता है किसी एक वेरिएबल की विजुअलाइजेशन बनाने में। मैं दोहरा देता हूँ, हिस्टोग्राम वो टूल है जो किसी एक वेरिएबल की एक्सेल में जब हमने विजुअलाइजेशन बनानी हो तो हम इस हिस्टोग्राम को क्लिक करेंगे। इसको ओके का बटन प्रेस किया। ये हमसे दो चीज़ें रिक्वायर कर रहा है, एक उसकी इनपुट रेंज और दूसरा उसकी बिन रेंज। ये दो वर्ड हम जब गूगल शीट्स हम कर रहे थे तो हमने ये दोनों वर्ड्स बिन और इनपुट रेंज हमने सीखे थे, हमारी जहन में मौजूद हैं, इनका यूजेज भी वही है। तो मैं लिहाजा इस यहाँ पे ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, आप उन लेक्चर्स को रेफ़र कर लें अगर आपके जहन में इस वक्त नहीं आ रहा। तो यहाँ पे जो मेरे पास एज की वैल्यूज़ हैं वो कॉलम में है E1 से लेकर E5001 तक हैं, और दूसरे नंबर के ऊपर बिन रेंज। ये बिन रेंज बेसिकली यही जो एज के ग्रुप्स बनाए हैं, इन ग्रुप्स की आप ये देखें, एक लोअर वैल्यू है और एक अपर वैल्यू है। ये जो अपर वैल्यूज़ है इसको उसने नाम दिया है बिन रेंज का। यहाँ पे मैं लेबल को शामिल करूँगा तो मैंने इसको वहाँ से शुरू कर लिया है जिसमें ऊपर एक खाली है, क्योंकि लेबल क्लिक करना है मुझे। इस लेबल को क्लिक किया और आउटपुट रेंज में ये तीन किस्म की ऑप्शन हमारे सामने आ रही हैं, क्योंकि मैंने एक ग्राफ डेवलप करना है। एक ग्राफ का नाम है पेरिटो चार्ट, दूसरे का नाम है क्यूमुलेटिव परसेंटेज और चार्ट आउटपुट। सबसे पहले तो मैं चार्ट आउटपुट तो क्लिक करूंगा कि मुझे चार्ट आउटपुट चाहिए, और दूसरे नंबर के ऊपर पेरिटो अभी आपके सामने आती तो मैं आपको बता देता हूं कि इसको पेरिटो क्यों कहते हैं। ओके का बटन प्रेस किया। अब ये मेरे पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई और एक मेरे पास उसकी ये ग्राफिकल फॉर्म आ गई।
इसको मैं कस्टमाइज़ कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अगर मुझे इसके कलर चेंज करने हैं तो यहाँ पे मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि अगर ये ब्लू कलर पसंद नहीं है तो हम किसी भी कलर इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लेट्स से ये ऑरेंज कलर में, और ये चेंज होके उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जो भी रंग आपको पसंद है। अच्छा, ये सिर्फ 3 इसमें बार्स हैं। 1 जो है वो पहला ग्रुप है 4283, ये 4283 को शो कर रहा है। दूसरा ग्रुप जो है वो 717 है, ये दूसरा ग्रुप शो कर रहा है। और तीसरा ग्रुप जो है वो है ही 0, यानी यहाँ पे कोई भी एज ग्रुप हमारे पास मौजूद नहीं है, लिहाजा यहाँ पे तीसरी बार मौजूद नहीं है। सो जितनी यहाँ पे हमने क्लासेस बनाई हैं उतने यहाँ पे बार्स बन जाएंगे। यहाँ पे वर्ड में बार यूज़ कर रहा हूँ। सिमिलरली अगर मुझे ये ग्राफ पसंद नहीं है, यानी बार्स पसंद नहीं है, तो कुछ और ऑप्शन भी मुझे यहाँ पे अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल मैं पाई चार्ट भी डेवलप कर सकता हूँ। ये पाई चार्ट मेरे पास आ जाएगा। यहाँ पे ये वैल्यूज़ इस वक्त बहुत कम आ रही हैं इसमें, क्योंकि फर्स्ट उसमें बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ है 4283 और दूसरे में बहुत कम वैल्यूज़ हैं 717। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो दूसरा सेट है वो बहुत छोटा है। सिमिलरली अगर मैं चार्ट को, इसके कलर को चेंज करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस एक्सेल भी मुझे प्रोवाइड करती है, और वैसे मैं इसको डबल क्लिक करके यहाँ पे जिस तरीके से बार्स का रंग चेंज किया था वो भी चेंज किया जा सकता है। सिमिलरली अगर ये पाई चार्ट भी पसंद नहीं है तो हम कुछ और किस्म के चार्ट्स भी यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जो याद रखने वाली बात है वो यही है कि यहाँ पे सिंगल वेरिएबल को जब हमने किसी विजुअलाइजेशन में कन्वर्ट करना हो तो हमने प्रोसीड कैसे करना है। वहाँ पे मैंने इंसर्ट के बटन से प्रोसीड नहीं करना, बल्कि मुझे हिस्टोग्राम यानी डेटा एनालिटिकल टूल के थ्रू वहाँ पे जाना पड़ेगा। अच्छा, अब हम दूसरी एक एग्जांपल करते हैं। ये तो सिंगल वेरिएबल की थी। दूसरी एग्जांपल में हम 2 वेरिएबल ले लेते हैं। 2 वेरिएबल कौन से हमने ले लिए? लेट्स सी, एक वेरिएबल मेरे पास जेंडर है, और या यहाँ पे हम दूसरा वेरिएबल इनकम और रिटायरमेंट ले लेते हैं। ये इनकम और ये रिटायरमेंट, यहाँ पे उनको हमने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट, और इंसर्ट करने में सबसे पहले तो रिकमेंडेड चार्ट आ जाता है कि एक्सेल हमें क्या रिकमेंड करती है, और ये हमारे पास वो सारे ग्राफ मौजूद हैं जो हमें एक्सेल रिकमेंड करके बता रही है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर ये ग्राफ हमें पसंद नहीं है तो हम ऑल चार्ट को क्लिक करके यहाँ पे कोई और टाइप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैं अभी इसकी इंटरप्रिटेशन में नहीं आ रहा, अगले सेशन में इसकी इंटरप्रिटेशन अलहदा से करूँगा, क्योंकि ये सेशन मैंने फोकस किया है कि हाउ टू डेवलप दीज थिंग्स। बहुत सारी टाइप्स अवेलेबल हैं हमारे पास एक्सेल में। कौन सी टाइप हमने सेलेक्ट करनी है, इसके पीछे कोई मैथ या स्टैट नहीं है, इसके पीछे हमारी चॉइस है कि हम कैसे, किस ग्राफ को बेहतर समझते हैं अपने डेटे को रिप्रेजेंट करने में, क्योंकि ये ग्राफ या चार्ट जो हैं ये हमारे डेटे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और क्योंकि कहते हैं कि एक तस्वीर 100 वर्ड से ज़्यादा बेहतर होती है, तो एक टेबल जो जिसमें सिर्फ नंबर हैं, ये तस्वीर या जिसमें ग्राफ हैं या चार्ट है, ये हमें बहुत बेहतर तरीके से उस डेटे के बारे में बता रही होती है। तो किस तरीके से हम बेहतर तरीके से यूज़ करेंगे ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम कौन से कलर यूज़ करते हैं, हम कौन से टाइप्स यूज़ करते हैं, हम उसमें नंबर यूज़ करते हैं या नहीं करते, ये सारा डिपेंड करता है हमारी अपनी चॉइस के ऊपर। जोर मैं जिस बात पे दे रहा हूँ कि यहाँ पे कोई गलत या सही पे बात नहीं है, बल्कि बात है कि आप कौन से ग्राफ को या कौन से चार्ट को बेहतर समझते हैं अपने डेटा सेट को रिप्रेजेंट करने में। बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है कि बार चार्ट कोई इतनी बेहतर चॉइस नहीं है। पाई चार्ट ये एक बेहतर चॉइस के तौर पे आते हैं जब हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल है। और जब हम पाई चार्ट में भी आते हैं तो आप एक्सेल में देखिएगा कि हमारे पास कुछ और चॉइसेस भी, कुछ 3D फॉर्मेट भी अवेलेबल है, और वो 3D के लिए हमें कुछ अलहदा से इंफॉर्मेशन नहीं देनी, सिर्फ हमने उस 3D फॉर्मेट के ऊपर माउस की मदद से क्लिक करना है और एक्सेल हमारे लिए वो ग्राफ डेवलप कर देगी। सिमिलरली जब हमारे पास 2 वेरिएबल हों तो वहाँ पे भी ये जो बार चार्ट है ये कोई बहुत ज़्यादा अच्छी चॉइस नहीं, मैं यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, अच्छी चॉइस नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, बहुत अच्छी चॉइस नहीं है। ज़्यादातर लोग जो स्कैटर प्लॉट है, यहाँ पे ये जो वर्ड XY स्कैटर है, इसको यूज़ करते हैं क्योंकि ये एक बेहतर तौर के ऊपर
हमें हमारे डेटे को प्रेजेंट करते हैं। अगले सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों हमारे डेटे को बेहतर तौर के ऊपर प्रेजेंट करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। इस सेशन में हमने देखा कि ग्राफ और चार्ट में फ़र्क क्या है। हम एक्सेल को यूज़ करते हुए ग्राफ और चार्ट कैसे डेवलप करेंगे, कब हम ग्राफ का वर्ड यूज़ करेंगे, कब हम चार्ट का वर्ड यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें हमने सीखी। उम्मीद है ये सेशन आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा।